Once again, welcome to the class. This is 12th Political Science. In last class, we basically discussed till ये basically we are discussing environment and the natural resource. We discussed till we discussed the environmental concept कि किस किस तरह की प्रॉब्लम हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड फेस करनी पड़ रही है. ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द अर्थ समिट और कॉन्फ्रेंस हैपन टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड को एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या किस वजह से ये बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है, जिसने इस आइडिया को क्लियर किया कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का विषय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचते जा रहे हैं. हर किसी को अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उस डेवलपमेंट के लिए जितनी ज़्यादा हम फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं या फिर अदर जो भी चीज़ें हम माइनिंग्स वगैरह कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेचर का जो फिनोमिना उसको ख़त्म कर रहा है. क्योंकि अगर आप अर्थ से मान लीजिए मिनरल्स वगैरह ले रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है कि अर्थ से जो मिनरल हम ले रहे हैं वो अर्थ को नीचे की तरफ से खाली कर रहा है. फॉरेस्ट वगैरह ले रहे हैं तो ग्रीनरी ख़त्म कर रहा है. अगर हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं तो धुआं हमारी एयर को पोल्यूशन कर रहा है. तो जिस भी तरह की डेवलपमेंट और बिना इंडस्ट्रीज और इन सब के डेवलपमेंट नहीं हो सकती. तो ये जो डेवलपमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो इतना ब्यूटीफुल नेचर है उसको ख़त्म करने की तरफ ले जा रही है. और अगर नेचर ख़त्म हो जाएगा तो इस डेवलपमेंट का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि जो लिविंग है वो ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी अर्थ पे. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम पीरियड में समझ में आया कि ह्यूमैनिटी का मीनिंग है ह्यूमंस की लाइफ से. अगर आप इन्वायरमेंट को पूरी तरह से हार्म कर दोगे और लोगों की लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर उसका कि उस डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट होगा. सो अननेसेसरी जो डेवलपमेंट है, क्योंकि घर का मतलब ये नहीं है कि यू सपोज टू हैव अ विला. इतना घर होना चाहिए जिसमें आपके लिए जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हों. तो इस तरह की जो डेवलपमेंट का आइडिया वो उस टाइम पे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं आपका आने लगा. आई एम सॉरी. या सो आवर बेसिक टॉपिक इज़ टुडे कॉमन बट द डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये डिफरेंशिएटेड डी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये है बेसिकली सॉरी मिक्स हो गया है यहाँ पर. आप देख लीजिए दिस इज़ ओके. या ये जो डी है ये आपका आना चाहिए इसके अंदर. सॉरी, व्हाट इज़ हैपनिंग. या ये जो डी है वो डिफरेंशिएट का है, डिफरेंशिएटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो डिफरेंशिएटेड का मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि नॉर्थ साउथ का क्या अप्रोच है, कि नॉर्थ और साउथ की कंट्री अलग अलग अप्रोच दिखा रहे हैं. तो नॉर्थ जो कंट्रीज़ है वांट टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल इशू बट इक्वली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इकोलॉजिकल कन्वर्शन. कि वो कह रहे हैं कि वो खाली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहते हैं. और साउथ जो है उनके पास वो बोलता है कि जो इन्वायरमेंट को इतनी बुरी हालत में पहुंचाने में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, नॉर्थ की कंट्रीज़ की है. क्यों? क्योंकि ये तो मिड 18 से डेवलपमेंट कर रही, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह इन्होंने लगा रखी है. तो अब ये खाली इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट की बात करके हमें फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करनी है. तो वो सेम नॉर्थ और साउथ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. स्पेशल नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कि डेवलपिंग कंट्री की कुछ स्पेशल नीड्स हैं बेसिकली. क्योंकि डेवलपिंग कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से डील कर सकें. उनकी नीड ये है कि कहीं ना कहीं उनको पॉवर्टी वगैरह जो भी उनके कंट्रीज़ में है, देखिए मैंने पिक्चर्स भी दिखाई है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा के अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है. और डेवलपिंग कंट्री जो वहाँ पर अभी लोगों की नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है. तो ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वो लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करें ताकि वो अपनी मतलब जो लोगों की सिचुएशंस है उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकें. या सो 1992 कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 1992 के बाद ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया कि येस दिस इज़ अ कॉमन इशू दैट वी सपोज टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टोटली डिफरेंट बिकॉज ऑलरेडी द नॉर्थ कंट्रीज प्लेड अ बिग रोल एंड क्रिएट अ लार्जर इमेंस ऑफ pollution. So that's why they have more responsibility than to the साउथ कंट्रीज़ की. नॉर्थ की कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिमोलिश किया है. तो वो कहीं ना कहीं चीज़ के ऊपर ध्यान दें. रायो डिक्लेरेशन रिलेटेड टू अर्थ इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम से रिलेटेड जो रायो डिक्लेरेशन हुई थी उसमें भी यही बताया गया था कि नॉर्थ और साउथ कंट्रीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं. तो इसीलिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया दिया था. UN का भी आइडिया हमने डिस्कस किया था कि UNFCCC है वो जो है प्रोवाइड कर रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें कर रही हैं. या सो व्हाट इज़ कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इज़ मोर देन द डेवलप्ड कंट्री, कि डेवलप्ड कंट्री जो है उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपिंग कंट्री की बहुत कम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है कि डेवलपमेंट उतनी हो जितनी की ज़रूरत है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स की पर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो एक स्टेट अकेला नहीं कर सकता, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है। तो डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करे, या फिर एटलीस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड करे, क्योंकि वो तो डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर लिया। हम तो इंडस्ट्रीज अभी लगाना ही स्टार्ट किया था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप ही नहीं है कि हम उनसे इमेंस को कंट्रोल कर सकें। 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ क्लाइमेट की 1992 में कन्वर्सेशन हुआ था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कि बेसिकली UNFCCC ने ये डिसाइड किया, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि क्लाइमेट के जो भी चेंज है वो एक बेसिक इशू है, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। एवरी स्टेट शुड प्रोटेक्ट द क्लाइमेट ऑन द बेसिक ऑफ कैपेबिलिटी। उसमें डिसाइड हुआ कि प्रत्येक जो स्टेट है उसको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जितना भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में, उसको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। लार्जर शेयर बाय डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे बाय BY आएगा, सॉरी आई लगा दिया है मैंने। सो बाय डेवलप्ड कंट्री को सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा इमेंस जो है डेवलपिंग कंट्री की वो कम है, यहाँ पर भी मैंने BI लगा दिया, सॉरी। जो पर कैपिटा इमेंस है जो डेवलपिंग कंट्री की वो कम है, और जो डेवलप कंट्री की है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। जो नेक्स्ट है वो बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपका, कि इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें टारगेट किया गया था इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री को कि कहीं ना कहीं उनको मैनेज किया जाए, उनको बैलेंस किया जाए, कि वो जो है अब जो है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। और क्योंकि जितनी भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्हीं इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये जो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो या हाइड्रोक्लोरो, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री से ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो इन कंट्रीज़ को समझाया गया कि वो इसको कम करें, और ये बेसिकली 1997 में क्योटो में हुई थी। मैंने सॉरी टोटा लिख दिया है गलती से यहाँ पर, क्योटो में हुई थी। क्योटो जापान में है, और इसमें जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे UNFCCC से रिलेटेड कि भाई ये चीज़ें हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। सेकंड है लास्ट है हमारा कॉमन प्रॉपर्टी इन द रिसोर्स। की कॉमन प्रॉपर्टी इन रिसोर्स क्या है आपका, कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ग्रुप, कि कोई भी कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है वो एक पूरे ग्रुप के लिए होती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती। तो कॉमन प्रॉपर्टी जो है रिप्रेजेंट करती है किसी ग्रुप को, इसीलिए जितने भी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैं उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, और राइट के साथ उनको कुछ ड्यूटी देनी चाहिए कि वो ऐसी ड्यूटीज़ को फॉलो करें जो कहीं ना कहीं नेचर जो है, जैसे राइट और ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, की नेचर को रिस्पेक्ट करते हुए उनको राइट भी दो, ड्यूटी दो, कि नेचर को मेंटेन करना और रिसोर्स को मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री प्रैक्टिस, की सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में कंट्रीज़ की, कि कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए जो भी म्यूचुअल डिसीजन ले सकते हैं वो ले। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और इको डिग्रेडेशन, कहीं ना कहीं ये जो देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो हम एग्रीकल्चर इंटेंस का करने हैं, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम से एक स्टेट को डील करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्टेट ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड अप्रोप्रिएट फिट्स टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी रीजन। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि स्टेट ऑन फॉरेस्ट, जैसे मैं आप बोल रहा था आपको कि नेशनल फॉरेस्ट वगैरह डेवलप करने चाहिए, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स वगैरह को यूज़ किया जा रहा है उसको हमें स्टॉप करवाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो किसी तरह से कम हो, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है हमारे, ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक की लैंड खराब होगी तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं वो तो लैंड से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोड्यूस करने वाला कौन है, फार्मर है। अगर उसकी लैंड को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सेम प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं आएगा तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो डेवलपमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि नेचुरल रिसोर्स के बिना आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें इसी चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर हम सोचें तो एक अकेला ह्यूमन, अकेला कंट्री, अकेला स्टेट, उसका कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड को ही एक साथ मिलकर डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जिसको अगर एक कंट्री चाहे तो भी नहीं सॉल्व कर सकता, और एक कंट्री के सॉल्व करने से ये सॉल्व होगा भी नहीं। एट द सेम टाइम
एक कंट्री अकेला ये भी नहीं कह सकता कि वो अपने आप को इससे सेव कर लेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर कॉमन प्रॉपर्टी जो भी रिसोर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। और इसका आइडिया यही है कि ह्यूमन को साइकोलॉजिकली डेवलप करवाना होगा कि वो जो है बेसिकली डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान ना दे। डेवलपमेंट सिर्फ इतनी होनी चाहिए, जो नेसेसिटी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप एक्सेस ऑफ डेवलप करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो डेवलपमेंट की थिंकिंग है वही कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। क्योंकि अगर आप एंशिएंट टाइम पीरियड में देखेंगे तो जितने भी फॉरेस्ट वगैरह थे वो सब थे, जंगलों में लोग रहते थे, तो जो सर्कल था और नेचुरल फिनोमिना का वो अच्छे से चलता था। कि अगर मान लो आप फूड चेन को ही देख लीजिए, जो इंसेक्ट फ्रॉग है इंसेक्ट को खाता है, फ्रॉग स्नेक को खाता है, स्नेक पिकॉक को, स्नेक पिकॉक जो स्नेक को खा लेता है। अगर उसमें से एक भी खत्म होता है, मान लीजिए स्नेक चले गए, स्नेक गायब हो गए सारे के सारे, तो पिकॉक किस चीज़ को खाएगा? और अगर वो किसी और चीज़ को खाना भी स्टार्ट कर दे तो वो किसी दूसरा जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म होगा उसी के फूड में से खाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो एक सर्कल नेचर ने बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। और नेचर जो हमारी अर्थ जो डेवलप्ड है वो इसी एक फिनोमिना के ऊपर है कि ट्रीज़ का ये काम है, ह्यूमन का ये काम है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसी नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए वापस से उस नेचुरल जो भी नेचुरल जो एटमॉस्फेयर था उसको क्रिएट करने के लिए मदद करनी चाहिए। इट्स नॉट अ वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी वाटर पोल्यूशन करें या फिर ट्री कटिंग कर रहे हैं या ट्री को डिमोलिश कर रहे हैं तो एक बार अपने माइंड में ज़रूर रखें कि आप उसको किस तरह से पूरे वर्ल्ड को हार्म कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।